यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। हर्ष अनन्या दोनों अपना वो सामान लेकर नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं अर्णव, अनिता, अक्षत, कियान सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। हर्ष बिना उनसे कुछ कहे अपना सामान गाड़ी में डालकर अपनी फैमिली को लेकर उनमें से एक गाड़ी में बैठ जाता है। अनिता, अर्णव भी उससे कुछ नहीं कहते और वो एक दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में अनिता और अर्णव हर्ष को उसकी फैमिली के साथ एयरपोर्ट के एक प्राइवेट जेट पार्किंग एरिया में ले आते हैं। वहां जिंदल फैमिली का वो प्राइवेट जेट पार्क था। उन लोगों के साथ चल रहे सारे गार्ड्स उस जगह को घेर लेते हैं। सब गाड़ियों से बाहर आते हैं। हर्ष ने अनन्या का एक हाथ पकड़ रखा था, एक हाथ से उसने कियान को अपने गोद में लिया हुआ था जो थक कर सो गया था। इस वक्त उस ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में वो काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। वही अक्षत जो कि जाग रहा था, उसने अनन्या का दूसरा हाथ पकड़ रखा था। अपने सामने इतना बड़ा और आलीशान प्राइवेट जेट देखकर वो हैरान था। ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी माँ अनन्या से कहता है, मम्मा ये बली छी चीज क्या है? इस पर अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, ये जेट है बेटा, हम इसी में दादा दादी के घर जाने वाले हैं। अक्षत ये सुनकर और भी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है। तभी अनिता और अर्णव भी वहां उन लोगों के पास आ जाते हैं। अनिता देखती है कियान हर्ष की गोद में सो गया है, जिसे देखकर उसे हर्ष की फिक्र हो रही थी क्योंकि कियान ने हर्ष के सीने पर उस जगह अपना सर टिकाया हुआ था जहां पर उसे गोली लगी थी। अनिता हर्ष से कहती है, लाओ उसे मुझे दो, मैं उसे सुला दूंगी। हर्ष अनिता की बात सुनकर उसे देखने लगता है, फिर ज्यादा ना सोचते हुए वो कियान को अनिता को दे देता है। सब लोग जेट में चढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में वो प्राइवेट जेट पुणे शहर की सीमाओं से दूर निकल जाता है और इसी के साथ हर्ष और अनन्या का सफ़र पुणे शहर के साथ यही खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रघुनाथ रायजादा अपनी कार में बैठे उनकी रायजादा हवेली से कहीं जा रहे थे। आज रघुनाथ रायजादा काफ़ी दिनों बाद अपनी कंपनी जा रहे थे क्योंकि उन्हें उनके आदमियों से पता चला था कि कंपनी में कुछ बड़ी दिक्कत आ गई है। रघुनाथ रायजादा अपने चिन्ह को अपनी एक उंगली पे टिकाए किसी गहरी सोच में गुम थे। वो यही सोच रहे थे कि आखिर एक के बाद एक इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनकी कंपनी में कैसे। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कहीं ये अर्णव जिंदल का तो किया धरा नहीं था? क्या अर्णव जिंदल को पता चल गया कि उनके बेटे हर्ष पर हमला उन्हीं ने करवाया था जिसका वो अब बदला ले रहे हैं? रघुनाथ रायजादा अभी इसी सोच में गुम थे। उनकी गाड़ी अभी आधे रास्ते में ही थी कि तभी अचानक उनकी गाड़ी पर एक अर्जेंट ब्रेक लग जाता है। इस अर्जेंट ब्रेक से रघुनाथ का ध्यान टूट जाता है। वो अपनी सोच से बाहर आते हैं और अपने ड्राइवर को घूरने लगते हैं, बेवकूफ़, तुम पागल हो गए हो क्या? गाड़ी क्यों रोक दी? हमें अभी अर्जेंटली कंपनी पहुंचना है, चलो गाड़ी चलाओ जल्दी। इस पर रघुनाथ का ड्राइवर डरते हुए लगभग कांपती आवाज में कहता है, साहब वो आगे का रास्ता बंद है। ड्राइवर की बात सुनकर रघुनाथ आगे देखते हैं तो सच में 3 से 4 ब्लैक कार्स उनका रास्ता घेर कर खड़ी थी। इससे पहले कि रघुनाथ रायजादा कुछ सोच या समझ पाते, उन गाड़ियों में से एक के बाद एक काले कपड़े पहने हटे कट्टे और खतरनाक दिखने वाले लोग बाहर आने लगते हैं। उन सब का चेहरा मास्क से ढका हुआ था और सबके हाथों में राइफल्स मौजूद थी। रघुनाथ रायजादा का दिल मानो ये देखकर उनके कलेजे में आ जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी में आज वो अपने बॉडीगार्ड्स को भी साथ नहीं लाए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हैं कौन और इन लोगों को उनके यहाँ आने की खबर कैसे थी। पर अफसोस कि रघुनाथ रायजादा सोचने और अंदाजे लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके सामने मौजूद वो स्नाइपर्स अपनी अपनी राइफल्स में से एक साथ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 से 2 मिनट तक वो लोग बिना रुके फायरिंग करते रहते हैं। इतनी ज़्यादा फायरिंग होने की वजह से वहाँ धुएं की परत जम जाती है। ये सड़क भी काफ़ी हद तक सुनसान थी जिस वजह से इस जगह पर कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है।
थोड़ी देर बाद वो धुएं की परत भी वहां से हट जाती है। वो काले कपड़े पहने स्नाइपर्स देखते हैं। उनकी चलाई हुई गोलियों के कारण रघुनाथ रायजादा की गाड़ी के सारे शीशे टूटकर चकनाचूर हो चुके हैं। उनमें से दो लोग धीरे धीरे चलकर रघुनाथ रायजादा की गाड़ी के पास आ जाते हैं। एक आदमी दरवाज़ा खोलकर देखता है रघुनाथ पीछे की सीट पर बेजान हालत में पड़े हैं। उनके शरीर पर जगह जगह गोलियां लगी हुई है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून बह चुका था। वो दूसरा आदमी रघुनाथ की नाक के पास अपना एक हाथ लेकर जाता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि रघुनाथ की सांसें चलना अब बंद हो चुकी है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालकर कहीं कॉल कर देता है। जब दूसरी तरफ से फ़ोन उठ जाता है तो वो आदमी कहता है, हाँ बॉस, काम हो गया है, वो मर चुका है, अब हम क्या करें? दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज़ आती है, वेरी वेल डन, अब उसे वही छोड़ो और वहां से निकल जाओ। ये बात सुनकर वो आदमी अपने सारे साथियों को वहां से चलने का इशारा करता है और वो लोग अगले ही पल रघुनाथ और उनके ड्राइवर की लाशों को वहीं छोड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई थी वो और किसी की नहीं बल्कि अर्णव जिंदल की थी। अर्णव फ़ोन रखकर प्राइवेट जेट के अपने रूम में जा रहे थे। वो आदमी दरअसल अर्णव के ही भेजे हुए थे। आखिर अर्णव उस आदमी को कैसे इतनी आसानी से छोड़ देते जिन्होंने उनके बेटे पर इतना घातक हमला किया था? अर्णव रूम में आकर देखते हैं अनिता कियान को बेड पर सुला रही थी और अक्षत भी वही बेड पर बैठा है। अक्षत अभी भी जागा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस प्राइवेट के इस 5 स्टार होटल जैसे रूम को देख रहा था। उसकी आंखों ने अपनी इस छोटी सी 3 साल की उम्र में ऐसी चमक धमक कभी नहीं देखी थी। इस जेट का ये छोटा सा रूम भी पुणे के उनके उस फ्लैट से काफ़ी बड़ा था। तभी अनिता, जो कि सोए हुए कियान का सर सहला रही थी, उसकी नज़र अक्षत पर पड़ती है। उसको यूं हैरान देख वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ अक्षत, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? इस पर अक्षत अनिता को देखते हुए है, दादी ये छप कितना अच्छा है, क्या ये जेट आपका है? उसके इस मासूम से सवाल पर इससे पहले कि अनिता कुछ कहती, अर्णव जो अभी अभी वहां आए थे उन्होंने कहा, हाँ बेटा ये हमारा है और जो हमारा है वो आपके पापा का और आपका भी तो है। अक्षत अर्णव की ये बात सुनकर हैरान था। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सच में दादू ये हमारा है? अर्णव मुस्कुराकर हाँ में सर मिलाकर कहते हैं, हाँ बेटा ये सब आपका, आपके पापा और कियान का ही तो है और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। एक बार दिल्ली चलिए फिर देखिए हमने आपके लिए वहाँ क्या क्या सरप्राइजेज रेडी किए हैं। छोटा सा अक्षत सरप्राइजेस की बात सुनकर मुस्कुराता है, जो देखकर अनिता अर्णव भी मुस्कुराते हैं। वहीं उसी जेट के दूसरे रूम में हर्ष और अनन्या बेड पर लेटे आराम कर रहे थे। हर्ष कुछ नहीं कह रहा था, वो चुपचाप आंखें बंद किए लेटा था, पर अनन्या जो कि बगल में ही लेटी थी उसकी आंखें खुली थी और वो हर्ष को ही देख रही थी। हर्ष की ये चुप्पी उसके दिल में चुभ रही थी। जब कुछ देर हो जाने के बाद भी हर्ष कुछ नहीं कहता तो अनन्या के सब्र का बांध टूट जाता है। वो धीमी आवाज में कहती है, हर्ष क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप कल की बात को लेकर नाराज हो मुझसे? हर्ष सोया नहीं था, वो आंखें बंद करके बस लेटा था। अनन्या की बात सुनकर अपनी आंखें खोल देता है। अनन्या की तरफ देखते हुए उसे एक झटके में उठाकर अपने ऊपर ले लेता है, जिससे अनन्या थोड़ा चौंक जाती है। हर्ष उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, बीवी अब तुम उस बात को भूल जाओ, देखो मुझे, मैं तो कब का भूल गया। फिर हर्ष अनन्या का सर प्यार से अपने सीने से लगा कर कहता है, चलो अब थोड़ी देर सो जाओ और अपने इस छोटे से दिमाग को थोड़ा आराम दो, वैसे भी कल से काफ़ी भाग दौड़ कर चुकी हो। हर्ष के सीने से आती भीनी भीनी मर्दाना खुशबू और गर्मी अनन्या को एक अलग ही सुकून का एहसास देते हैं। वो सच में काफ़ी थक गई थी, उसकी आंखें कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अनन्या तो सो जाती है पर हर्ष की आंखों से नींद गायब थी। हर्ष का मन बेचैन था। आज 11 साल बाद वो उस शहर में वापस जा रहा था जहां वो पला बड़ा था, जहां से उसने चलना फिरना उछलना कूदना सीखा था। दिल्ली शहर ने अगर उसे बहुत कुछ दिया था तो उससे बहुत कुछ लिया भी था। उसे आज भी याद था जब वो आखिरी बार दिल्ली में था तब उसके साथ क्या हुआ था, जो सोच सोच कर हर्ष का मन और भी ज्यादा बेचैन था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, उसे असली फिक्र तो अपने साथ जुड़ी इन 3 मासूम जिंदगियों की थी।
ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। अनन्या उस सुकून का एहसास पाकर गहरी नींद में चली गई थी, पर हर्ष की आंखें अब भी खुली थी और वो लगातार अनन्या के बाल सहला रहा था। कुछ घंटों बाद ये जेट जाकर दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिंदल फैमिली के प्राइवेट पार्किंग एरिया में लैंड करता है। हर्ष और अनन्या अब भी वैसे ही बेड पर लेटे हुए थे। अनन्या सो रही थी पर हर्ष जाग रहा था, पर तब भी वो अपनी सोच में इतना गुम था कि उसे इस बात का कोई होश नहीं था। हर्ष का ध्यान किसी के रूम का दरवाज़ा नॉक करने से टूट जाता है। वो एक नज़र दरवाजे की तरफ देखता है जिस पर किसी ने नॉक किया था, फिर एक नज़र अनन्या को जो अब भी उसकी बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। हर्ष अनन्या को धीरे से अपने से अलग करता है और उसे बेड पर ठीक से लिटा देता है। हर्ष जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है ये उसकी माँ थी। अनिता हर्ष से मुस्कुरा कर कहती है, चलो हर्ष, दिल्ली हम आ गए हैं। फिर अनिता की नज़र अंदर बेड पर सो रही अनन्या पर पड़ती है तो वो हर्ष से कहती, इसे भी जगा दो। ये कहकर अनिता वहाँ से चली जाती है। अनिता के जाने के बाद हर्ष एक गहरी सांस लेता है। वो वापस बेड पर आकर प्यार से अनन्या का सर सहलाते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, अनन्या चलो उठ जाओ। अनन्या की नींद उसकी आवाज़ सुनकर खुल जाती है। वो अपने सामने मौजूद हर्ष को देखने लगती है तो हर्ष कहता है, चलो उठो, हम दिल्ली आ गए हैं। अनन्या भी उसकी बात सुनकर तुरंत ही बेड पर उठकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब जेट से बाहर आ जाते हैं। इस बार कियान जाग रहा था और अक्षत थके होने की वजह से अनिता की गोद में सो रहा था। अनिता उसे गोद में लेकर और कियान का हाथ पकड़कर अर्णव के साथ जेट के बाहर आती है। हर्ष और अनन्या बाहर आकर देखते हैं वो जगह पूरी तरह से बॉडीगार्ड्स और महंगी महंगी काली गाड़ियों से घिरी हुई थी। हर्ष इन बॉडीगार्ड्स के कपड़ों से ही इन्हें पहचान लेता है। ये उसके डैड अर्णव जिंदल के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। अर्णव अनिता चल कर हर्ष और अनन्या के पास आते हैं। अनन्या देखती है कि अक्षत अनिता की गोद में सो रहा है तो वो हाथ बढ़ाकर अनिता से कहती है, लाइए आंटी, उसे मुझे दे दीजिए। उसके कहने पर अनिता अक्षत को उसे दे देती है। अर्णव चारों तरफ एक नज़र दौड़ाने के बाद एक गहरी सांस लेकर हर्ष और अनन्या की तरफ देखकर कहते हैं, हर्ष, जैसा कि तुमने कहा था तुम्हें हमारे साथ जिंदल मैंशन में नहीं रहना है, तो हमने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के रहने का इंतज़ाम हमारे एक प्राइवेट विला में करवा दिया है जो जिंदल मैंशन से काफ़ी दूर है और जिसके बारे में वहाँ किसी को पता भी नहीं है। तो तुम दोनों वहाँ अक्षत कियान को लेकर आराम से रह सकते हो। हर्ष इस बात पर बस हाँ में अपना सर मिला देता है। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज कार हर्ष और अनन्या के सामने आकर रुक जाती है। हर्ष बिना कुछ कहे अक्षत कियान और अनन्या को लेकर उसमें बैठ जाता है और वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। अनिता अर्णव भी एक दूसरी गाड़ी में बैठकर उन्हें फॉलो करने लगते हैं और ये गाड़ियों का बड़ा सा काफिला दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगता है। गाड़ी में हर्ष कियान को अपनी गोद में लेकर बैठा था जबकि अनन्या सोए हुए अक्षत को अपनी सीने से लगाए हर्ष के कंधे पर सर टिका कर बैठी थी। हर्ष कार की खिड़की से दिल्ली शहर को अपनी खाली आंखों से देख रहा था। वो महसूस कर सकता था यहाँ बहुत कुछ बदल गया था इन बीते 11 सालों में, पर यहाँ की हवाएं आज भी वैसी ही है। हर्ष इस शहर का चप्पा चप्पा जानता था। वो आज भी बता सकता था कि ये गाड़ी शहर के एक दूसरे कोने में जा रही है जो जिंदल मैंशन से काफ़ी दूर है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद जिंदल्स की गाड़ियों का ये काफिला आकर लगभग शहर के बाहर बने एक आलीशान प्राइवेट विला में रुक जाता है। ये विला एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बना हुआ था जिसकी वजह से इसके आसपास दूसरा कोई भी विला या बंगलो नहीं था। उस विला का वो बड़ा सा लोहे का गेट जो कोड डालकर खुलता था वो उन गाड़ियों के आने पर खुल जाता है। वो सारी गाड़ियां आकर उस विला के सामने आकर रुक जाती है। सबसे पहले अर्णव और अनिता अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं और उस विला का मुआयना करने लगते हैं। तभी हर्ष और अनन्या भी बाहर आते हैं। अक्षत जो कि सो रहा था उसे अनन्या जगा देती है। वो भी अपनी आंखें मसलते हुए बाहर आता है। जैसे ही अक्षत और कियान अपने सामने इस बड़े से लग्जरियस विला को देखते हैं दोनों देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा आलीशान घर उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। हर्ष और अनन्या दोनों ध्यान से वहां का माहौल देख रहे थे।
विला चारों तरफ से हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स जिन्होंने ब्लैक सूट्स ब्लैक पैंट्स पहन रखे थे उनसे घिरा हुआ था। वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। इन सब बॉडीगार्ड्स के हाथों में राइफल्स थी और वो सारे बॉडीगार्ड्स हर्ष और अनन्या को वहां देख अपना सर रिस्पेक्ट में झुका देते हैं। अनन्या तो ये सब देखकर वक्त में कुछ साल पीछे चली जाती है जब वो शेखावत पैलेस में अपने पापा रहा करती थी। उस वक्त शेखावत पैलेस में भी हर वक्त ऐसी ही टाइट सिक्योरिटी हुआ करती थी क्योंकि अनन्या पर लगभग हर वक्त जान का खतरा रहा करता था। अर्णव अनिता चलकर उन लोगों के पास आते हैं। अर्णव देखते हैं हर्ष अब भी विला को ही घूर रहा है तो वो कहते हैं, क्या हुआ हर्ष, तुम्हें विला पसंद तो आया ना? इस पर हर्ष बस हाँ में सर मिला देता है। अनिता हर्ष और अनन्या को अंदर चलने का इशारा करते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो ना। इससे पहले कि कोई आगे कुछ करता एक सर्वेंट 60 से 65 साल का सर्वेंट वहां लगभग भागते हुए आ जाता है और अपना सर उन सब के सामने झुकाकर कहता है, आइए आइए बड़े मालिक और छोटे मालिक, आपका स्वागत है। हर्ष उस बुजुर्ग सर्वेंट को सवालिया नज़रों से देखने लगता है तो वो सर्वेंट उसकी नज़रों को भांपते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, छोटे मालिक मैं किशोर हूँ, इस विला का केयर टेकर। वो बड़े मालिक ने मुझे आपके आने की खबर दी थी, माफ़ करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। किशोर अपने पीछे मौजूद कुछ सर्वेंट्स को कुछ इशारा करता है। वो सर्वेंट्स गाड़ी से हर्ष अनन्या अक्षत और कियान का सामान निकाल तेज कदमों से कर अंदर जाने लगते हैं। हर्ष अनन्या को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है, फिर वो सब लोग भी विला के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे हर्ष अनिता और अर्णव को छोड़कर सबका मुंह अपने आप खुलते जा रहा था। ये विला जितना शानदार बाहर से था उतना ही अंदर से भी था। दीवारों पर वाइट और पर्पल कलर का कलर कॉम्बिनेशन था जो वाकई शानदार था। इसके अलावा विला का इंटीरियर फर्नीचर सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी का था जो विला की शान में 4 चांद लगा रहा था। वाव दादू, ये घर आपका है। कियान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस शानदार विला की खूबसूरती को देखते हुए कहता है। अर्णव इस पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर मिलाकर कहते हैं, हाँ दादू का तो है ही, और अब ये विला आपका भी है? सच में दादू? कियान हैरानी से पूछता है। अर्णव इस बात के जवाब में हर्ष और अनन्या की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ ये विला दादू ने आपके मम्मा पापा को गिफ्ट किया है तो आपका ही हुआ ना? अक्षत और कियान उनकी बात सुनकर खुश होते हुए हॉल में मौजूद उन बड़े बड़े सोफों पर उछलने कूदने लगते हैं। तभी लगभग एक 35 से 40 साल की औरत विला के किचन से बाहर आती है और उन सब के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो अपना सर उन सब के सामने रिस्पेक्ट से झुका लेती है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता वो सर्वेंट खुद ही अपने आप को हर्ष और अनन्या से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, छोटे मालिक मैं छाया हूँ, इस विला की हेड शेफ और केयर टेकर। मुझे बड़े मालिक ने आपकी और छोटी बहू की सेवा के लिए यहाँ रखा है। आपको मुझसे कोई भी काम हो आप बेझिझक मुझे याद कर लीजिएगा, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हूँ। यहाँ छोटी बहू से छाया का इशारा अनन्या की तरफ था। छाया जिंदल मैंशन की एक पुरानी सर्वेंट की बेटी थी। वो सर्वेंट अर्णव और अनिता की वफादार थी। छाया को अर्णव से हर्ष और उसकी फैमिली के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। ऐसा नहीं था कि ये विला रातों रात खड़ा हुआ था। अर्णव और अनिता ने इसकी तैयारी काफी वक्त से कर रखी थी। वो हर्ष ही था जो यहाँ आने के लिए मान नहीं रहा था। तभी अर्णव अपनी घड़ी में वक्त देखते हैं जिसे देखकर उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो छाया को देखते हुए उससे कहते हैं, छाया तुम सबको उनके कमरे दिखा दो और जल्दी से इन सब के लिए खाना भी लगवा दो, ये लोग काफी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। फिर अर्णव अनिता की तरफ देखते हुए कहती है, अनिता अभी हमें चलना चाहिए। अनिता का मन थोड़ा और वक्त यही रहकर अक्षत कियान और हर्ष के साथ बिताने का था, पर अर्णव की सीरियस टोन सुनकर वो समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ अर्जेंट बात है, तो वो भी उनसे कुछ नहीं कहती और हर्ष और अनन्या की तरफ देखकर कहती है, चलो हर्ष हम चलते हैं, तुम दोनों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम छाया या फिर किशोर भाई साहब में से किसी को बता देना, मैं और अर्णव थोड़े थोड़े वक्त में यहाँ आते जाते रहेंगे। ये कहकर अर्णव और अनिता वहां से जा ही रहे होते हैं कि अर्णव को कुछ याद आता है। वो अपने कोट की जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर हर्ष की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो हर्ष तुम सब के लिए।
हर्ष भी इस बार बिना कुछ कहे और बिना ज्यादा सोचे उनके हाथों से वो कार्ड ले लेता है, जो देखकर अर्णव और अनिता दोनों एक चैन की सांस लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। किशोर जो कि वही खड़ा था, उसकी नज़र सोफे पर उछलते कूदते अक्षत और कियान पर पड़ती है तो वो उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे छोटे मालिक, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, फिर वहां जाकर खेल लीजिएगा। ऐसे एक अनजान शख्स के टोकने पर अक्षत और कियान अपने मम्मा पापा की ओर देखने लगते हैं। अनन्या उन दोनों को किशोर की बात मानने का इशारा करती है तो वो दोनों भी अपनी माँ की बात मानते हुए किशोर के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद छाया हर्ष अनन्या की तरफ देखकर काफी पोलाइट टोन में कहती है, चलिए छोटे मालिक, छोटी बहू, मैं आपको आपका कमरा भी दिखा देती हूँ, आप वहाँ चलकर आराम कीजिए, खाना हो जाने के बाद मैं आपको बुलाने आ जाऊंगी। हर्ष अनन्या एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो भी छाया की बात मानते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। वहीं किशोर अब तक अक्षत कियान को उनके कमरे तक ले आया था। किशोर एक झटके से कमरे दरवाज़ा खोलता है। अक्षत और कियान अंदर आते हैं तो कमरे को देखते ही रह जाते हैं। कमरा स्पेशली मानो उनके लिए ही तैयार किया गया था। दीवारों पर ब्लू कलर का पेंट था और उस पर अक्षत और कियान की फेवरेट कार्टून मूवी के फेवरेट कैरेक्टर्स को उन दीवारों पर पेंट किया हुआ था। अक्षत और कियान को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हो। वहीं इसी के साथ दोनों के लिए दो अलग अलग छोटे छोटे साइज के मिनी बेड्स भी लगे हुए थे और साथ ही एक बड़ी सी अलमारी भी मौजूद थी जिसमें उन दोनों के लिए कपड़े और खिलौने मौजूद थे। ये कमरा अनिता ने स्पेशली उन दोनों की पसंद के लिए तैयार किया हुआ था। खिलौने देखकर अक्षत और कियान एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। वो अपनी सारी थकान भूलकर उन खिलौनों के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं, जो देखकर किशोर मुस्कुराता है। वो उन दोनों से हंसते हुए कहता है, आप दोनों खेलिए, तब तक मैं आपके खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर किशोर वहां से चला जाता है। यहाँ छाया भी अब तक हर्ष और अनन्या को उनके रूम तक ले आई थी। वो साइड में हटकर उन दोनों को रूम का दरवाज़ा खोलने का इशारा करती है। अनन्या वो बड़ा सा काला दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। उसके पीछे पीछे हर्ष भी अंदर आ जाता है। जैसे ही अनन्या रूम में अपने सामने मौजूद नज़ारा देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहीं इस बार हर्ष की आंखें भी हैरानी से ना चाहते हुए भी फैल ही जाती है। हर्ष और अनन्या दोनों की आंखें रूम का नज़ारा देखकर चौंधिया जाती है। वो रूम एक मास्टर बेडरूम था जिस पर ब्लैक एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन था। बेहतरीन फर्नीचर, लाजवाब इंटीरियर, बड़ा सा बेड और इसके अलावा उस रूम में फैली वो भीनी भीनी एयर फ्रेशनर की खुशबू जो उस रूम के माहौल को और भी ज़्यादा रोमानी बना रही थी। इस रूम को तो मानो किसी यंग कपल के रोमांस के लिए ही सजाया गया था। छाया भी उनका ऐसा रिएक्शन देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आती है। वो वहीं पे मौजूद एक बड़े से वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए कहती है, छोटी बहू, ये वार्डरोब है, इसमें आप दोनों के लिए आप लोगों की साइज के कपड़े हैं, आपको जो पसंद है आप पहन लीजिएगा। अनन्या उसकी बात सुनकर वो कपड़ों का वार्डरोब देखने लगती है। ना चाहते हुए भी उस वार्डरोब को देखकर एक बार फिर उसे उसके पापा की याद आ जाती है। उसके पापा ने भी ऐसा बड़ा सा वार्डरोब उसके लिए उसके रूम में बनवाया था, जिसे सोचकर उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। हर्ष का ध्यान इस पर नहीं था, वो बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। छाया अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अनन्या दरवाज़ा बंद कर देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो हर्ष बेड पर बैठा अपनी आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। वो उसे देखते हुए कहती है, हर्ष, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मेरे बाद आप चले जाना। हर्ष बिना अपनी आंख खोले हाँ में सर मिलाकर उसकी बात का जवाब देता है। अनन्या अपने बैग से टॉवल निकालकर रूम में अटैच वॉशरूम में चली जाती है। अनन्या जैसे ही वॉशरूम में जाती है, उसकी आंखें फिर एक बार हैरानी से फैल जाती है। वो वॉशरूम बिल्कुल किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल के वॉशरूम जैसा था। अनन्या की आंखों को भी ऐसी चमक धमक देखने की आदत नहीं थी। अपने पापा का घर छोड़ने के बाद उसे लगा था कि वो अब हमेशा यही सिंपल और सादा जिंदगी बिताएगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनन्या शॉवर ऑन करके अभी नहा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपना माथा पीट लेती है।
थोड़ी देर बाद अनन्या नहाकर बाहर आ जाती है। इस वक्त वो सिर्फ एक टॉवल में लिपटी थी। वो धीमे धीमे कदमों से बाहर आकर देखती है तो हर्ष बेड पर आंखें बंद करके लेटा था और कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं था, जिसे देखकर वो एक चैन की सांस लेती है, क्योंकि वो अपने साथ कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। वो यहाँ पुणे से कुछ भी नहीं लाई थी, क्योंकि अनिता ने उसे और हर्ष को उनके पुराने कपड़े लाने के लिए मना किया था। वो चाहती थी कि हर्ष और अनन्या यहाँ आकर एक नई शुरुआत करे। अनन्या कमरे में मौजूद वार्डरोब खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वार्डरोब काफ़ी बड़ा था, उसमें लगभग उसी तरह के काफ़ी सारे कपड़े मौजूद थे जो अक्सर अनन्या पहनती थीं, जैसे सलवार सूट, साड़ियाँ और कुछ नाइट ड्रेसेस भी थे। अनन्या दूसरी तरफ देखती है तो उसमें हर्ष के लिए भी काफ़ी सारे और लगभग हर तरह के महंगे और ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम्स और वॉचेस मौजूद थी। अनन्या अर्णव और अनिता का ये जेस्चर देखकर मुस्कुराती है। वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर्ष अपने मॉम डैड से बरसों पुरानी बात को लेकर इतना कटा कटा क्यों रहता है। वो तो कितना लक्की है कि उसके पास इतना प्यार और ख्याल रखने वाले माता पिता मौजूद थे, जबकि अनन्या तो अपने माता और पिता दोनों को खो चुकी थी और अब वो एक अनाथ थी, जो सोचकर वो मन ही मन काफ़ी दुखी हो जाती है। अनन्या अपने लिए कपड़े देख ही रही होती है कि उसे उस वार्डरोब में कुछ दिखाई देता है। वो उस चीज़ को बाहर निकाल कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दरअसल वो एक रेड कलर की नाइट ड्रेस थी जो काफ़ी छोटी और रिवीलिंग थी। अगर अनन्या उसे पहन लेती तो वो ड्रेस उसके घुटनों से भी काफ़ी ऊपर आती। इतना ही नहीं, अगर अनन्या वो ड्रेस पहन लेती तो उसकी अपर बॉडी भी आधे से ज़्यादा एक्सपोज हो जाती। अनन्या मन ही मन उस ड्रेस में अपने आप को इमेजिन कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर हर्ष ने उसे इस ड्रेस में देख लिया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जो सोचकर उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। पीछे बेड पर लेटे हर्ष की आंखें भी धीरे धीरे खुल जाती है। वो अपनी सोच से बाहर आता है। जैसे ही वो बेड से उठकर अपने सामने का नज़ारा देखता है, उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। अनन्या उसके सामने मात्र एक टॉवल में पीठ किए खड़ी थी, जिसे देखकर हर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। वो दबे पांव चलकर अनन्या के पास आता है और उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में ले लेता है। अनन्या, जो कि अपनी ख्यालों में कहीं गुम थी, एकदम से हुई इस हरकत पर चौंक जाती है और जल्दी से वो ड्रेस अपने आगे छिपा लेती है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? और आप उठे कब? अभी तो आप सो रहे थे। अनन्या चौंककर हड़बड़ाते हुए कहती है। वो इतना डर गई थी कि उसका दिल उछलकर बाहर निकलने को तैयार था। हर्ष उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसकी नेक को लगातार चूमे जा रहा था। उसके बालों और शरीर से आती वो भीनी भीनी खुशबू, उसके वो गोरे गोरे और पतले पतले हाथ पैर हर्ष को पागल कर रहे थे। वो अपनी सारी परेशानी और अपने मन में चल रही सारी उथल पत्थल को भूल जाता है। अनन्या उसके लगातार अपने आप को चूमे जाने की वजह से सिहर सी गई थी। थोड़ी देर बाद हर्ष किस करना बंद कर देता है, पर वो अनन्या को छोड़ता नहीं है। वो काफी गहरी आवाज में उसके कान के पास जाकर कहता है, क्या कर रहे हो? मतलब अब क्या एक शरीफ आदमी अपनी बीवी को प्यार भी नहीं कर सकता? अनन्या इस पर कुछ नहीं कहती। उसके कान हर्ष के इतना करीब आने की वजह से लाल हो गए थे। तभी हर्ष की नज़र अनन्या के हाथ में मौजूद ड्रेस पर पड़ती है। वो चौंकते हुए कहता है, अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छिपा रही हो तुम? अनन्या उसकी बात सुनकर डर जाती है। वो उस ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में भींचकर उसे हर्ष की नज़रों से छिपाने की कोशिश करने लगती है। ना, नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो हड़बड़ा कर कहती है, पर वो हर्ष की नज़रों से उस ड्रेस को नहीं छिपा पाती। हर्ष एक झटके से उस ड्रेस को उसके हाथों से छीन कर देखने लगता है, जो देखकर अनन्या मन ही मन अपना माथा पीट लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। हर्ष उस ड्रेस को कुछ देर तक देखने लगता है। उसे भी ये समझते देर नहीं लगती कि वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग है। अगर अनन्या उस ड्रेस को पहनती तो उसकी आधे से ज़्यादा बॉडी तो ऐसे ही एक्सपोज हो जाती, जिसे सोचकर वो गहरी सांस लेकर ड्रेस को वापस वार्डरोब के अंदर रख देता है और अनन्या को देखने लगता है, जो अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। हर्ष को लगा शायद अनन्या को लग रहा है कि वो उससे अभी भी नाराज है, इसीलिए वो उसे खुश करने के नए नए तरीके ढूंढ रही है। वो एक झटके में अनन्या की कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती नजरें उठाकर हर्ष को देखने की। हर्ष अनन्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है,
बीवी, ये तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम क्या मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? अनन्या उसकी बात सुनकर मानो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो अटकती आवाज में ना में सर मिलाते हुए कहती है, न नहीं, नहीं हर्ष, आप गलत समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हर्ष उसकी बात को बीच में काटते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहता है, शट अप, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पत्थर दिल हूँ? मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज बीवी, अब मैं तुम्हें इसका यकीन कैसे दिलाऊं? इस पर अनन्या की पलकें झुक जाती है। हर्ष आगे कहता है, और बीवी, तुम्हें मुझे अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुस्कुरा दो, मैं खुद तुम्हारी तरफ खिंचा चला आऊँगा। अनन्या उसकी इस बात पर उसे देखने लगती है। हर्ष की ये बात सीधा उसके दिल को छू गई थी। हर्ष को उसकी शक्ल देखकर महसूस होता है उसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया है, तो वो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अनन्या से मजाक करते हुए कहता है, और बीवी, तुमने इस बेड की क्वालिटी चेक की? तुम्हें पता है ये कितना फ्लेक्सिबल और मजबूत बेड है? इस पर अनन्या बेडरूम में मौजूद उस बड़े से खूबसूरत बेड को देखने लगती है। हर्ष उसे और ज्यादा छेड़ते हुए उसके कान के एकदम नजदीक जाकर काफी सिडक्टिव टोन में कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, अब तो मैं तुम्हें खुलकर प्यार कर पाऊंगा। और तो और छाया मुझसे कह रही थी कि ये रूम भी साउंड प्रूफ है, तो आवाजें बाहर जाने का भी कोई खतरा नहीं है। अनन्या की हालत उसकी बातें सुन सुनकर खराब होते जा रही थी, जो देखकर हर्ष को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। वो उससे नजरें चुराकर चिढ़ते हुए कहती है, आप ना बहुत बेशरम हो हर्ष, आप। इससे पहले कि अनन्या आगे कुछ कहती, हर्ष अपने होठों से उसका मुंह बंद कर देता है। अनन्या को पता भी नहीं चला कि कब उसके शरीर पर मौजूद वो टॉवल उससे अलग हो गया और कब वो दोनों एक दूसरे में खो गए। रात का वक्त, डिनर का समय। हर्ष, अनन्या, अक्षत, कियान चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। किशोर और छाया दोनों उन्हें सर्व कर रहे थे। जैसे ही अनन्या खाने का पहला बाइट अपने मुंह में रखती है, उसके लाजवाब स्वाद से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो और ज्यादा तेजी से बाकी खाना भी खाने लगती है। खाना वाकई में काबिले तारीफ बना था। अनन्या खाते हुए छाया की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह छाया, मानना पड़ेगा, आप खाना तो कमाल का बनाती है, लगता है मुझे आपसे कुछ कुकिंग टिप्स ले लेनी चाहिए। छाया ये कॉम्प्लीमेंट सुन मुस्कुरा कर कहती है, मुझे खुशी हुई कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। छोटी बहू, आपको कोई कुकिंग टिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कह दीजिए, मैं आपके लिए वो बना दूंगी। अनन्या उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है। ऐसे ही बातें करते करते उनका डिनर हो जाता है। हर्ष डिनर होने के बाद बिना किसी से कुछ कहे अपना फ़ोन देखते हुए अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद अनन्या अक्षत, कियान को देखते हुए उनसे कहती है, चलो अक्षत, कियान, अब सोने का टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें सुलाती हूँ। छाया भी ये बात सुन लेती है। वो अनन्या से कहती है, छोटी बहू, आप तकलीफ मत लीजिए, आप जाइए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। अक्षत बाबा और कियान बाबा को मैं सुला देती हूँ। अनन्या भी इस पर कुछ सोचते हुए हाँ में सर मिलाते हुए वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। चलते चलते वो थोड़ा लड़खड़ा रही थी, तभी छाया की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर छाया समझ जाती है कि उसके और हर्ष के बीच क्या हुआ होगा, जिसे सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अनन्या को जाते जाते कुछ याद आ जाता है और वो बात कहने के लिए पीछे मुड़ती है, तो देखती है छाया उसकी तरफ देखकर मुस्करा रही है। अनन्या को समझते देर नहीं लगती है कि छाया उसके बारे में क्या सोच रही है, जिसे देखकर अनन्या को काफ़ी शर्म आ रही थी। वो अगले ही पल वो लगभग भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अनन्या अपने कमरे में आकर देखती है हर्ष बेड पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा है, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है। वो आकर बेड की दूसरी तरफ हर्ष से मुंह फेर कर बैठ जाती है। हर्ष अपनी तिरछी नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अनन्या चिढ़ते हुए हर्ष से कहती है, छोड़िए हर्ष, ये क्या करते रहते हो आप? हर्ष बड़े आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे ये कैसा सवाल है, वही कर रहा हूँ जो हर आदमी को करना चाहिए, अपनी बीवी से प्यार, और क्या। अनन्या इस पर मुंह बनाते हुए गुस्से में कहती है, हर्ष आप ना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ये हमारा फ्लैट नहीं है जहाँ या तो हम अकेले होते थे या तो अक्षत, कियान के साथ, जिन्हें हमें कुछ भी कहकर बहला फुलाया करते थे।
यहाँ दूसरे भी लोग हैं जो बड़े और समझदार हैं। आपको पता है दोपहर में मैं आपसे कितना कह रही थी कि अभी नहीं पर नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। आपको पता है आपकी वजह से मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। और वो छाया, उसने मुझे ऐसे लंगड़ाते हुए देख लिया और वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। ना जाने अब वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। ये कहकर अनन्या अपना मुंह फूला लेती है। हर्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। ओह, तो इसलिए मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ है। इस पर अनन्या दूसरी तरफ अपना चेहरा मोड़ लेती है। हर्ष के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ जाती है। वो काफी बेफिक्र होकर कहता है, बीवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हमारे बीच ये सब होना नॉर्मल है। पर अनन्या मूड काफी खराब था। वो थोड़ी तेज आवाज में कहती है, नहीं हर्ष, आप कुछ भी बोलो पर ये ठीक नहीं है। आपको फर्क नहीं पड़ता पर मुझे तो पड़ता है। हर्ष देखता है अनन्या इस बार कुछ ज्यादा ही नाराज है तो वो उसे बड़े प्यार से कहता है, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं प्रोमिस करता हूँ अगली बार से तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मैं तुम्हारे साथ काफी जेंटल होकर प्यार करूंगा, ओके। अनन्या को उसकी बात सुनकर कुछ शांत हो जाती है। वो उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए कहती है, प्रोमिस। हर्ष हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, हाँ बाबा प्रोमिस। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ऐसे ही हर्ष को उसकी फैमिली के साथ उस विला में रहते रहते 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज संडे सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की हल्की किरणें कमरे में लगे कॉटन के पर्दों से छन कर रूम में आ रही थी। हर्ष अनन्या बेड पर लेटे हुए थे। अनन्या के मन में कुछ चल रहा था। काफी देर सोचने के बाद वो हर्ष से धीमी आवाज में कहती है, हर्ष, वो मुझे आपसे अक्षत कियान के बारे में कुछ कहना था। हर्ष, जिसकी आंखें बंद थी उसकी आंखें खुल जाती है। वो अनन्या को देखते हुए कहता है, हाँ कहो। इस पर अनन्या थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हम यहाँ दिल्ली आ तो गए हैं पर हम कब तक ऐसे रहेंगे। हर्ष उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए अब बेड पर उठकर बैठ जाता है। तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो अनन्या। अनन्या भी उठकर बैठ जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, हर्ष, हम अक्षत कियान को कब तक ऐसे रखेंगे, हमें उनके लिए नया स्कूल देखना पड़ेगा। हर्ष उसकी ये बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर इस बारे के गौर करने के बाद वो कहता है, पर इसमें जल्दी क्या है, हम अभी तो आए हैं। अनन्या उसकी इस बात को सुनकर काफी कंसर्न के साथ कहती है, हर्ष, आपने देखा नहीं जब से हम लोग यहाँ आए हैं वो दोनों कैसे पूरा पूरा दिन खेलने और कूदने में बिजी रहते हैं। अब उनके पास वो सब कुछ आ गया है जो उन्हें बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। आपको तो पता ही है कि बच्चों के अगर हद से ज़्यादा लाड प्यार किए जाए तो वो कैसे हाथ से निकल जाते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हर्ष को अनन्या की ये बात सही लगती है। कुछ सोचते हुए वो भी हाँ में सर मिलाकर कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। आज संडे होने की वजह से अर्णव, अनिता भी हर्ष और अक्षत कियान से मिलने और उनका हाल चाल जानने के लिए यहाँ आ जाते हैं। दोनों हॉल में एंटर करते हैं। किशोर, जो कि वहीं हॉल में कोई काम कर रहा था, वो दौड़कर उनके पास आता है और कहता है, बड़े मालिक, बड़ी मालकिन आप। इस पर अर्णव अनिता हमें सर मिला देते हैं। अनिता कहती है, किशोर भैया, हम हर्ष और अक्षत कियान से मिलने आए हैं, वो सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उन्हें यहाँ। अनिता 3 दिन के बाद यहाँ आई थी जिस वजह से ये सवाल उसके मन में उठ रहे थे। किशोर मुस्कुराते हुए कहता है, जी बड़ी मालकिन, आप उन सब की चिंता मत कीजिए, मैं और छाया उनका पूरा ख्याल रखते हैं, यहाँ सब ठीक है। अनिता और अर्णव ये सुनकर एक चैन की सांस लेते हैं। अनिता आगे बिना कुछ कहे अक्षत कियान के कमरे की चली जाती है। अर्णव भी उसे फॉलो करते हैं। कमरे में जाने के बाद अर्णव अनिता देखते हैं अक्षत अपने बेड पर बैठा कोई बुक पढ़ रहा था और कियान अपने बेड पर सोया हुआ था। अक्षत को देखते हुए अनिता को हर्ष की याद आ जाती है। वो इस वक्त बिल्कुल हर्ष की छवि लग रहा था। हर्ष चेहरा भी कुछ भी पढ़ते हुए ऐसे ही सीरियस होता था। अक्षत अपने दादा दादी को एकदम से वहां आया देख चौंक कर उन्हें देखने लगता है। अनिता आकर अक्षत के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरा राजा बेटा अक्षत कितना समझदार है, अभी से बिल्कुल अपने उस खड़ूस बाप पर गया है।
वैसे कैसा लग रहा है आपको आपके इस नए घर में? मन तो लग रहा है ना यहाँ? अर्णव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं, जबकि अक्षत को उसकी पूरी बात समझ नहीं आती, पर उसे समझ में आ गया था कि उसकी दादी उसकी तारीफ कर रही है। वो अभी अनिता की बात का कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी छाया भी अक्षत की यान के रूम में आ जाती। वो आकर पहले अर्णव अनिता को ग्रीट करती है, फिर अपना सर झुकाकर पोलाइट आवाज में हुए कहती है, बड़ी मालकिन आपको छोटे मालिक अपने कमरे में बुला रहे हैं। अनिता अर्णव दोनों छाया की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हर्ष ने खुद अनिता को बात करने के लिए बुलाया है। इससे पहले कि अर्णव कुछ कहते अनिता छाया से कहती है, ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। छाया ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। अर्णव अनिता की बात सुनकर उसे देखने लगते हैं, पर अनिता बिना उनसे कुछ कहे वहां से निकल जाती है। अनिता हर्ष और अनन्या के रूम के बाहर आकर दरवाज़ा नॉक करती है। अनन्या आकर दरवाज़ा खोल देती है। अनन्या अनिता दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है। एक पल के लिए दोनों चुप रहते हैं। अनिता देखती है अनन्या ने आज एक पिंक कलर का सलवार सूट पहन रखा है, जिसमें वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है और उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो है। अनिता ने उसके चेहरे पर इतना ग्लो आज से पहले कभी नहीं देखा था, पर वो इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आंखें ही आंखों में अनन्या से हर्ष के बारे में पूछने लगती है, तो वो अंदर की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज़ में कहती है, वो अंदर है, आप उनसे बात कर लीजिए, तब तक मैं अक्षत की यान को देख कर आती हूँ। ये कहकर अनन्या वहां से चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद अनिता अंदर आती है तो देखती है हर्ष बेड पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा है। हर्ष एक पल के लिए अपनी आंखें उठाकर अनिता को देखता है। अनिता चलकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे थोड़ा हिचकिचा कर कहती है, क्या हुआ हर्ष, कुछ काम है तुम्हें मुझसे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें यहाँ? हर्ष उसकी बात सुनकर अपना फ़ोन साइड में रख देता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, क्या यहाँ आसपास कोई अच्छा स्कूल है जहाँ हम अक्षत की यान को भेज सकते हैं? मुझे उनका एडमिशन करवाना है। अनिता उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। कुछ देर तक इस बारे में गौर करने के बाद वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करती हूँ, वो करवा देंगे। हर्ष उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सर मिला देता है। वो आगे कुछ नहीं कहता और दोनों के बीच एक सन्नाटा पसर जाता है। अनिता इस सन्नाटे को तोड़ने के इरादे से कहती है, क्या यही बात थी हर्ष? हर्ष इस सवाल पर अपने कंधे उचकाकर कहता है, हाँ यही बात थी और कुछ नहीं, आप जा सकती है। अनिता को उसका ऐसा बिहेवियर अंदर ही अंदर खाने लगा था। उसे इस बात का एहसास होता है कि जब से हर्ष उसे वापस मिला है उसने एक भी बार उसे मॉम या माँ कह कर भी नहीं पुकारा है। उसे आज भी वो दिन याद थे जब हर्ष उससे जब भी मिलता मॉम मॉम कहते थकता नहीं था, पर अब हालात कुछ और थे। अनिता के कान उसके मुंह से मॉम सुनने के लिए तरस गए थे, पर वो उसे इसके लिए फोर्स भी नहीं करना चाहती थी। वो वहाँ से जाने लगती है तो हर्ष उसे टोकते हुए कहता है, क्या आप यहाँ अकेले आए हैं यहाँ? अनिता के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहती है, नहीं तुम्हारे डैड भी आए हैं, वो बाहर है, तुम्हें बात करनी है उनसे। इस पर हर्ष कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है आप चलिए मैं आता हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अनिता उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हर्ष कमरे से बाहर आता है तो देखता है अर्णव अनिता दोनों हॉल के सोफे पर अक्षत की यान के साथ बैठे उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। हर्ष बिना किसी से कुछ सीधा आकर एक चेयर पर बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ बैठ जाता है। अर्णव अनिता उसे देखने लगते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हर्ष अपनी रौबदार आवाज़ में अक्षत की यान से कहता है, अक्षत की यान आप दोनों थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मा के पास चले जाओ, मुझे कुछ बात करनी है आपके दादा दादी से। अक्षत की यान जाना तो नहीं चाहते थे, पर अपने पापा की बात ना मानने की हिम्मत उन दोनों में नहीं थी। वो दोनों वहां से अपने नन्हे नन्हे कदमों से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद उन तीनों जिंदल्स के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। वहां का माहौल काफी ऑकवर्ड था। काफी देर चुप रहने के बाद आखिरकार अर्णव हर्ष से कहते हैं, फिक्र मत करो हर्ष, अनिता ने मुझे सब बता दिया है। यहाँ पास ही में एक जूनियर स्कूल है, हम कल ही उसमें अक्षत की यान का एडमिशन करवा देंगे।
हर्ष इस पर बस हाँ में अपना सर मिला देता है। वो अब तक तो चुप था पर अब आखिरकार वो भी कहता है, वो सब ठीक है पर मुझे आपसे एक और बात करनी है। उसकी इस बात पर अनिता अर्णव उसे सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। उन दोनों को वो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था। हर्ष अर्णव को देखते हुए आगे कहता है, देखिए मैं अब अपनी चोट से काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका हूँ और मुझे ऐसे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे बेटों के सामने गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता। मुझे उन्हें सिखाना है कि हार्डवर्क का लाइफ में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, चाहे आप किसी के भी बेटे क्यों ना हो। इसीलिए आपसे जितना जल्द हो सके मुझे कोई काम दिल दीजिए। अर्णव को उसकी बात सुनकर अच्छा तो नहीं लगा पर वो जानते थे वो कुछ ऐसा ही कहने वाला है। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहते हैं, तुम उसकी फिक्र भी मत करो हर्ष, मैंने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। हर्ष उनकी इस बात पर आंखें छोटी करके उन्हें देखने लगता है। अर्णव उसकी नज़रों को भांपते हुए उसे बताते हैं, मैंने हाल ही में अपनी एक नई कंपनी शुरू की है। कंपनी का नाम है हरियांश कॉरपोरेशन। हर्ष की आंखें उनकी बात सुनकर छोटी छोटी हो जाती। ये नाम उसे कुछ अटपटा लगता है। अर्णव आगे कहते हैं, हाँ हरियांश कॉरपोरेशन, इस कंपनी में मैंने अपना खुद का पैसा लगाया है और जिंदल फैमिली में से किसी को भी इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। इसका नाम भी मैंने तुम्हारे और अक्षत कियान के नाम पर रखा है। इस कंपनी में इस वक्त ज़्यादा एम्प्लॉइज भी मौजूद नहीं है पर तब भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर फिलहाल यहाँ सबसे बड़ी कमी है तो बस एक मैनेजिंग डायरेक्टर की। हर्ष इस पोस्ट के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे पास इस कंपनी में सारे डिसीजंस लेने की अथॉरिटी होगी। तुम जो चाहे कर सकते हो, जहां इन्वेस्ट करना है कर सकते हो, जो ज़मीन लेनी है ले सकते हो, जिसे कंपनी में रखना है रख सकते हो और चाहे तो निकाल भी सकते हो। तुम जब चाहे वहां ज्वाइन कर सकते हो। हर्ष उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। अनिता अर्णव दोनों उसके फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं। आखिरकार अच्छे से इस बारे में सोचने के बाद हर्ष हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, ठीक है मैं कल से ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। अर्णव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं जबकि अनिता कुछ खास खुश नहीं थी। वो चाहती थी हर्ष जिंदल ग्रुप्स में काम करे पर अर्णव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्णव खुश होते हुए अपनी जगह से उठकर कहते हैं, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारे ड्राइवर को ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा, वो तुम्हें कल वहां ले जाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी अपॉइंट किया है, उसका नाम है आशुतोष। वो तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। वो तुम्हें कल ऑफिस में मिल जाएगा, डोंट वरी। वो मेरे कुछ खास भरोसेमंद आदमियों में से एक है, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दिया है। वो जल्द ही तुम्हें कॉन्टैक्ट करके कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें फॉरवर्ड करेगा। हर्ष बस हाँ में सर मिलाकर उनकी सारी बातों का जवाब ओक में देकर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद अनिता अर्णव एक बार अक्षत कियान से मिलकर थोड़ी और बातें करके और उन्हें कल स्कूल के लिए तैयार रहने का बोल के वहां से निकल जाते हैं। रात का समय हर्ष अनन्या के बेडरूम, अनन्या बेड पर लेटी एकटक छत को देख रही थी। वही हर्ष भी उसके पास लेटा अपने फ़ोन में कुछ डिटेल्स पढ़ रहा था। इसमें हरियांश कॉरपोरेशन की सारी डिटेल्स थी जो किसी आशुतोष ने उसे भेजी थी। तभी अनन्या की आवाज़ से उसका ध्यान टूट जाता है। उसके बगल में लेटी अनन्या उसे एक नज़र देखते हुए कहती है, क्या हुआ हर्ष, आपके मॉम डैड से कुछ बात हुई क्या? आप कुछ चुप चुप क्यों हो? इस पर हर्ष अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख देता है। उसे याद आता है कि उसने अनन्या को तो अब तक इस कंपनी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर धीरे उसे अपने सीने से लगा लेता है। अनन्या कुछ नहीं कहती। हर्ष उसके बाल सहलाते हुए कहता है, अनन्या, वो मेरे डैड ने मेरे और अक्षत कियान के नाम पर एक नई कंपनी शुरू की है, हरियांश कॉरपोरेशन। अनन्या की आंखें उसकी बात सुनकर फैल जाती है। एक पल के लिए उसे अपने कानों पर विश्वास तक नहीं होता पर तभी उसे याद आता है कि हर्ष के डैड कौन है, जिसे सोचकर वो हाँ में सर हिला देती है। हर्ष आगे कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल ही से कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन कर रहा हूँ। अनन्या उसकी बात सुनकर खुश भी थी और उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। ये सब एकदम से हो रहा था जिसे डाइजेस्ट करना उसके लिए आसान नहीं था। हर्ष, अभी इतनी जल्दी? अभी तो आप अपनी चोट से पूरी तरह से। हर्ष उसकी बात काटते हुए कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो बीवी,
मैं ठीक हूँ और मैं अब काम करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे घर में बैठा रहा तो अक्षत कियान पर क्या असर पड़ेगा? अनन्या उसकी बात समझ सकती थी। वो हाँ में पल के झपकाकर कहती है, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं भी कल अक्षत कियान को अनिता आंटी के साथ स्कूल ले जाऊंगी एडमिशन के लिए। हर्ष इस पर कुछ नहीं कहता, वो बस उसकी पीठ सहला रहा था। अचानक हर्ष की नज़र अनन्या के होठों पर आकर टिक जाती है, जो बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे, जिन्हें देखकर हर्ष का गला सूखने लगता है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अनन्या उसे रोकते हुए कहती है, हर्ष, ये क्या कर रहे हो आप? अभी ये सब करते रहे तो सुबह टाइम पर कैसे जागोगे? हर्ष इस पर एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, करने दो ना बीवी, क्या पता कल के बाद मैं काम में बिल्कुल बिजी हो जाऊं और फिर तुम्हें टाइम दे ही ना पाऊं। अनन्या का दिल उसकी बात सुनकर धक से रह जात है। उसका चेहरा जो अब तक खिला हुआ था एकदम से लटक जाता है। हर्ष भी उसके चेहरे के भाव देख सकता था। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मुंह छोटा क्यों हो गया मेरी जान का? मैं कहीं विदेश जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ स्वीट हार्ट। हाँ बस काम में थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, वो क्या है ना, अभी ये कंपनी नई है। अनन्या इस पर उसका दिल रखने के लिए एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं हर्ष, आप काम पर ध्यान दीजिए, मैं हमेशा आपका इंतज़ार करूंगी। मेरे लिए हमारे अक्षत कियान का फ्यूचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। वो उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी जान। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मैंशन में अनिता और अर्णव भी अपने कमरे में मौजूद थे। दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेटे थे। अनिता के मन में काफी देर से उथल पथल मची हुई थी। आखिरकार वो अर्णव से अपनी बात कह ही डालती है, अर्णव, आपने ऐसा क्यों किया? अर्णव, जिनकी आंखें बंद थी, अनिता की आवाज़ सुनकर एकदम से खुल जाती है। वो अनिता को सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। क्या किया मैंने? अर्णव अपने कंधे उचकाकर कहते हैं। अनिता बेड पर उठकर बैठ जाती है और उन्हें घूरते हुए कहती है, आपने ये नई कंपनी कब शुरू कर दी? और आप हर्ष को वहाँ क्यों भेज रहे हो? आप उसे जिंदल ग्रुप्स में भी तो कोई पोजीशन दे सकते थे ना? अर्णव उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराते हुए उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहते हैं, भाग्यवान तुम ना शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हम ऐसे सीधा सीधा उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। पहले कुछ महीने उसे हरियांश कॉरपोरेशन में काम करने दो। वो इतने सालों से बिजनेस की दुनिया से दूर था, उसे थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को फिर से समझने में। वक्त आने पर मैं उसे खुद जिंदल ग्रुप्स में सीईओ की पोजीशन पर काम करने के लिए मना लूंगा। अर्णव देखते हैं उनकी बात सुनने के बाद भी अनिता के चेहरे पर परेशानी के भाव है, तो वो कहते हैं, देखो अनिता, हर्ष तो एक वक्त पर दिल्ली आने के लिए भी तैयार नहीं था, पर हम तब भी उसे उसकी फैमिली के साथ यहाँ ले आए ना। तुम उसको थोड़ा वक्त तो दो। अनिता ये बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहती और वो भी फिर आराम से लेट जाती है। अगले दिन हर्ष अनन्या के विला में। हर्ष की आंखें सुबह सुबह खुल जाती है। वो देखता है अनन्या कस के उससे लिपट कर आराम से सो रही है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी ही दिलकश मुस्कान बिखर जाती है। वो अनन्या के चेहरे पर बिखरे बालों की लटों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए अपने मन में कहता है, सुबह की रोशनी भी फीकी लगे तेरे नूर के आगे, तेरी सोई हुई सूरत जैसे चांद हो सहर के आगे। हर्ष एक गहरी सांस लेकर धीरे से उसे अपने से अलग करता है और उसे ठीक से लिटा देता है। तभी हर्ष को याद आता है कि उसे आज उसका ऑफिस में पहला दिन है और उसे आज ऑफिस जाना है। जो सोचते हुए वो वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हर्ष बाहर आता है। उसके शरीर पर बस एक टॉवल मौजूद था। नहाने की वजह से उसका गोरा रंग इस वक्त निखर कर आ रहा था। उसके 8 पैक एब्स और वेल मेंटेन्ड बॉडी विजिबल थी, जो किसी प्रोफेशनल रेसलर या किसी बॉडी बिल्डर से भी परफेक्ट थी। वाकई वो इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। वो देखता है, हर्ष देखता है कि अनन्या अब तक सो ही रही है, जो देखकर वो मुस्कुरा देता है। हर्ष को याद आता है उसके पास ऑफिस जाने लायक कपड़े तो है ही नहीं। वो यहाँ वहाँ नज़रें फेरता है कि तभी उसकी नज़र कमरे में मौजूद उस बड़े से वार्डरोब पर पड़ती है। वो वार्डरोब खोलकर उसमें अपने लिए ऑफिस जाने लायक कपड़े देखने लगता है।
हर्ष को ज्यादा देर मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, उसकी नज़र एक कॉफ़ी कलर के 3 पीस सूट पर जाकर ठहर जाती है। ज्यादा ना सोचते हुए हर्ष वो सूट निकालकर उसे पहने लेता है। थोड़ी देर बाद हर्ष वो सूट पहनकर तैयार हो जाता है। वो अपने आप को आईने में देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो ये सूट उसी के लिए बना है। वो सूट उस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, उसकी साइज भी परफेक्ट थी और उसका रंग भी हर्ष पर जच रहा था। तभी हर्ष पीछे मुड़कर देखता है तो ना में सर मिला देता है। अनन्या अब भी वैसे ही घोड़े बेचकर सो रही थी। वो चलकर अनन्या के पास आता है और उसका सर सहलाते हुए कहता है, अनन्या, अनन्या चलो उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। अनन्या हर्ष की आवाज़ सुनकर कसमसाते हुए उठ जाती है। जैसे ही वो अपनी अधखुली आंखों से अपने सामने का नज़ारा देखती तो उसकी आंखें पूरी खुल जाती है। हर्ष उसके सामने एक कॉफ़ी कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहने के खड़ा था, जिसमें वो बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। अनन्या तो बस अपनी आंखें खोले उसे ही देख रही थी। उसकी नींद पूरी उड़ गई थी, उसका गला सूखने लगा था। वो अपने मन में कह रही थी, बाय गॉड ये कितने हैंडसम है। हर्ष उसकी नज़रों को भांप जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। अब चलो जल्दी उठ जाओ, तुम्हें भी तो अक्षत कियान को लेकर स्कूल जाना है ना। अनन्या उसकी बात सुनकर झेप जाती है। वो हड़बड़ाते हुए उससे नज़रें चुराकर कहती है, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कब कहा आप हैंडसम है? हर्ष उसकी बात सुनकर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए हंसकर कहता है, अच्छा मुझसे झूठ, साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर कि तुम क्या सोच रही हो। तो चलो अब सोचना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें आज स्कूल भी तो जाना है। अनन्या उसकी बात सुनकर होश में आती है। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम में भाग जाती है। हर्ष ये देखकर मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद हर्ष अनन्या और अक्षत कियान के साथ विला के डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। छाया और किशोर उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। अक्षत कियान भी कब से अपने पापा को ही देख रहे थे। वो भी मन ही मन अपने पापा की पर्सनैलिटी और लुक्स को एडमायर कर रहे थे। कियान खुश होते हुए कहता है, अले वाह पापा, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या आप कहीं डाल रहे हो? हर्ष अनन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं। हर्ष अक्षत कियान की तरफ देखते हुए है, हाँ बेटा पापा ऑफिस जा रहे हैं, आज पापा का ऑफिस में पहला दिन है और आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको आपकी मम्मा और दादी आज स्कूल ले जाने वाली है, आपके नए स्कूल में। कियान का उसकी बात सुनकर मुंह बन जाता है, जबकि अक्षत नए स्कूल का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। हर्ष थोड़ी देर बाद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वहां से जाने के लिए उठता है तो अनन्या भी अपनी जगह से उठते हुए उससे धीमी आवाज में कहती है, हर्ष ऑल द बेस्ट। हर्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में सर मिला देता है और जल्दी से उसके माथे पर किस करके वहां से निकल जाता है। अक्षत कियान ने भी हर्ष को अपनी मम्मा को किस करते हुए देख लिया था, जो देखकर अनन्या शर्मा जाती है। हर्ष विला के बाहर आकर देखता है तो वहां 2 आलीशान और लेटेस्ट एडिशन वाली ऑडी कार्स पहले से ही मौजूद थी। उनमें से एक कार के पास एक 30-35 साल का ड्राइवर वाइट सूट में मौजूद था। हर्ष चलकर उस ड्राइवर के पास आता है तो वो ड्राइवर रिस्पेक्ट में अपना सर झुका देता है। हर्ष उस ड्राइवर से कहता है, तुम्हें वहां की लोकेशन पता है जहां मुझे जाना है? वो ड्राइवर जवाब में कहता है, जी सरकार के जीपीएस में ऑलरेडी सेट है, आप कहे तो आपको ले चलूं। हर्ष उसकी बात सुनकर नामे सर मिलाकर कहता है, नो मुझे खुद ही ड्राइव करने की आदत है, तुम्हारा काम हो गया। ये कहकर हर्ष उस ब्लैक कलर की ऑडी कार में बैठ जाता है और अगले ही पल उसकी वो कार धुआं उड़ाते हुए उस आलीशान विला से निकल जाती है। आज 3 दिनों बाद हर्ष अपने उस विला से बाहर आया था। वो दिल्ली की उन सड़कों को निहार रहा था। लगभग आधे घंटे तक हर्ष उस कार में मौजूद जीपीएस को फॉलो करते हुए एक लोकेशन पर आ जाता है। हर्ष देखता है वो एक 15 फ्लोर की ग्रे कलर की बिल्डिंग के सामने आ गया है, जिसके टॉप पर सिल्वर अक्षरों से हरियांश कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। बिल्डिंग ज्यादा बड़ी तो नहीं थी पर थी काफी खूबसूरत। इस बिल्डिंग को काफी क्लासी अंदाज में बनाया गया था।
हर्ष की कार उस बिल्डिंग के बड़े से गेट के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स रिस्पेक्ट में अपना सर झुका देते हैं। उन्हें पहले से ही हर्ष के आने की खबर थी। एक सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। हर्ष उस गार्ड को देखकर अपनी कार का शीशा नीचे कर देता है। वो सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी पोलाइट आवाज़ में हर्ष के सामने नजरें झुकाकर कहता है, वेलकम सर, हमें जिंदल साहब ने पहले ही आपके बारे में बता दिया था, आइए अंदर आइए। हर्ष उसकी बात सुनकर हाँ में सर मिलाते हुए चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहता है, पर मैं अपनी कार कहाँ पार्क करूँ? वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात सुनकर अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर आप अंदर से लेफ्ट ले लीजिए, आपके लिए एक प्राइवेट पार्किंग स्लॉट पहले से ही रिजर्व कर दिया गया है। हर्ष उसकी बात सुनकर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। हर्ष देखता है ऑफिस का जो कॉमन पार्किंग एरिया है वो अच्छा खासा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ गाड़ियाँ पार्क है। हर्ष अपनी ऑडी कार को लेकर बिल्डिंग के लेफ्ट में मुड़ जाता है तो उसे वहाँ एक पीले रंग का साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा हुआ था, पर्सनल पार्किंग लॉट फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर ओनली। हर्ष वहां आकर कार रोक देता है, फिर बाहर आ जाता है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहां पर ऑफिस के आम कर्मचारियों का आना जाना मना था, इसीलिए वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हर्ष ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपनी तरफ अपनी ही उम्र का एक आदमी जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था आते हुए दिखता है। वो आदमी आकर हर्ष के सामने खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, वेलकम हर्ष सर, वेलकम टू द हरियांश कॉरपोरेशन। हर्ष उस आदमी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, क्या तुम ही हो आशुतोष? इस पर वो आदमी हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, हाँ सर मैं ही हूँ आशुतोष, मुझे आपके डैड ने आपको असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया है। हर्ष उसकी बात सुनकर हाँ में सर मिला देता है। आशुतोष उसका ऐसा ठंडा लहजा देखकर अंदर ही अदन थोड़ा नर्वस था। हर्ष का ऑरा काफ़ी सख्त था पर आशुतोष अपनी ये हालत हर्ष के सामने जाहिर नहीं होने देता। वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय था। वो हर्ष से काफ़ी रिस्पेक्ट से कहता है, आइए सर मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ। थोड़ी देर बाद आशुतोष हर्ष को उस ऑफिस के टॉप फ्लोर पर बने एक केबिन पर ले आता है। वो पूरा फ्लोर बिल्कुल खाली था, इसे हर्ष के लिए ही ऐसे अरेंज किया गया था। आशुतोष के अलावा और किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ आना मना था। हर्ष दरवाज़ा खोलकर केबिन के अंदर आता है तो एक पल के लिए तो वो भी केबिन को देखता रह जाता है। वो केबिन किसी 5 स्टार होटल के वीआईपी सूइट से कम नहीं था। लाजवाब इंटीरियर, बेहतरीन फर्नीचर और दीवारों पर प्रीमियम क्वालिटी वाला पेंट। हर्ष को यकीन नहीं हुआ कि उसके डैड ने उसके लिए इतने इंतज़ाम कर रखे थे। यहाँ उसे एक किंग ट्रीटमेंट मिल रहा था। आशुतोष जो कि हर्ष के साथ साथ ही चल रहा था, वो उसके बराबर में खड़े होकर सामने रखी एक बड़ी सी चेयर और टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर आप यहाँ बैठकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। हर्ष के पेट में इस वक्त काफ़ी तितलियाँ उड़ रही थी। वो भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। आज बहुत सालों बाद वो बिजनेस की दुनिया में फिर एक बार कदम रखने वाला था, पर वो अपनी नर्वसनेस को वो अपने चेहरे पर नहीं आने देता। वो चुपचाप जाकर उस मैनेजिंग डायरेक्टर की चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो देखता है उसकी टेबल पर काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद है जिन्हें देखकर वो एक गहरी सांस लेता है। आशुतोष हर्ष के पास आकर उसे उन फाइल्स के बारे में बताने लगता है, सर इनमें कंपनी के अब तक के इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट और लॉस का सारा रिकॉर्ड्स है। इनमें से कुछ पर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। हर्ष उनमें से एक एक फाइल को उठाकर पढ़ने लगता है। आशुतोष उसे ही देख रहा था। वो उसे देखते हुए मन में कहता है, बाप रे, ये हर्ष सर तो बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। वैसे नैन नक्श वैसा ही, ऑरा वैसी ही आंखें, वैसा ही एटीट्यूड। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर ये अर्णव जिंदल के बेटे हैं तो ये इस नई कंपनी में काम क्यों कर रहे हैं? जिंदल ग्रुप्स में काम क्यों नहीं कर रहे अपने पापा के साथ? क्या इनके पापा इन्हें किसी बात की सज़ा दे रहे हैं क्या? हाँ, शायद यही बात होगी। आशुतोष मन में यही सब सोच रहा था कि तभी हर्ष की कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अब अगर मुझे घूरना हो गया हो तो कुछ काम की बात करे। आशुतोष उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाता है। वो कहता है, हा सर कहिए ना, क्या काम है मेरे लायक? इस पर हर्ष वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए कहता है,
अभी यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उन सब के बैकग्राउंड्स चेक करो और ध्यान रहे जिस भी किसी एम्प्लॉय का कोई भी कनेक्शन जिंदल फैमिली में से किसी के साथ हो तो उसे उसी वक्त कंपनी से निकाल दो। आशुतोष की आंखें हर्ष की बात सुनकर बड़ी बड़ी हो जाती है। जहां तक उसे पता था उसके सामने बैठे इस इंसान का नाम हर्ष जिंदल था और ये जिंदल खानदान का एक मेंबर था, तो आखिर हर्ष को उसकी खुद की फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है। हर्ष उसका ऐसा रिएक्शन देखकर एक नज़र उसे देखता है, फिर से वो डॉक्यूमेंट पढ़ने लगता है। वो बिना आशुतोष को देखे कहता है, और अगर तुम्हारे खुद के कनेक्शंस भी जिंदल फैमिली में से किसी के साथ है तो अभी के अभी रेजिग्नेशन लेटर दे दो, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। आशुतोष उसकी ये धमकी सुनकर डर जाता है, उसके माथे से पसीना बहने लगता है। वो हकलाते हुए कहता है, नो सर, मेरा जिंदल फैमिली में से किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपके पापा के अलावा उनमें से किसी को जानता भी नहीं। ठीक है, अब जाओ और जो काम दिया है वो करो। हर्ष एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है। आशुतोष भी वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिता हर्ष अनन्या के विला अक्षत कियान को स्कूल के लिए लेने आ जाती है। विला में एंटर करने के बाद वो देखती है अनन्या और अक्षत कियान हॉल में ही सोफे पर बैठे हैं। वो चलकर उनके पास आते हैं तो तीनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। आंटी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, अनन्या कहती है। अनिता बिना उसकी बात का जवाब दिए यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाने लगती है। अनन्या उसको देख समझ जाती है कि उसकी आंखें हर्ष को ढूंढ रही है। वो कहती है, आंटी वो ऑफिस चले गए हैं। अनिता ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर हाँ में अपना सर मिला देती है। वो अक्षत कियान को देखते हुए प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, तो स्कूल जाने के लिए तैयार है मेरे बच्चे। अनिता की इस बात पर कियान तपाक से कहता है, नो दादी, मुद्दे तो अभी बहुत छाला-किलना है। अनन्या कियान की बात सुनकर उसे आंखें दिखाने लगती है, जबकि अनिता मुस्कुराते हुए कियान के गाल पर हाथ फेर कर कहती है, अरे कियान, तो स्कूल में भी तो आपको खेलने देंगे ना। वो लोग कौन सा आप दोनों से पूरा दिन पढ़ाई करवाएंगे। अनन्या अनिता से कहती है, आंटी आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, अब चलो हमें देर हो रही है, अनिता कहती है। करीब आधे घंटे बाद अनिता अक्षत कियान और अनन्या को लेकर उस विला से दूर बने एक छोटे से जूनियर स्कूल में ले आती है, जहां 3 से 7 साल के बच्चे ही पढ़ते थे। वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं। अनन्या देखती है वो स्कूल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। वहाँ साफ सफाई का खास इंतज़ाम किया गया है और माहौल बच्चों के लिए काफ़ी खुशगवार है। वहाँ अक्षत कियान को उम्र के ही कुछ बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, कुछ बैठकर टिफ़िन खा रहे थे, जबकि कुछ अंदर स्कूल में जा आ रहे थे। वो सब लोग स्कूल की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अनन्या चलते चलते स्कूल देख रही थी। वो अक्षत कियान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहती, अक्षत कियान, कैसा लगा आपको ये स्कूल? आप अपने नए फ्रेंड्स बनाओगे ना यहाँ? इस पर अक्षत कियान एक साथ हाँ में सर मिलाकर हाँ मम्मा कहते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे बाद अनन्या और अनिता अक्षत कियान का एडमिशन उस स्कूल में करवा कर स्कूल बाहर निकलते हैं। उस स्कूल में उनके नाम अक्षत जिंदल और कियान जिंदल के तौर पर रजिस्टर हुआ था। अनिता ने ये जानबूझ के किया था ताकि अक्षत कियान को उनको पहचान का पता अभी से चल जाए। उन्हें कल से ये स्कूल ज्वाइन करना था। वो सब गाड़ी के पास आते हैं। अनिता अनन्या के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। इसके बाद अनिता अक्षत कियान और अनन्या को उनके विला छोड़कर वापस जिंदल मैंशन के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हर्ष के ऑफिस में अब दोपहर हो चुकी थी, पर हर्ष सुबह से अब तक काम में ही लगा हुआ था। उसके सामने एक लैपटॉप स्क्रीन थी जिस पर वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद प्लॉट्स और ज़मीनों की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था। तभी हर्ष के केबिन के दरवाज़ा नॉक होता है। हर्ष को पहले से ही पता था कौन होगा। उसके केबिन में आशुतोष के अलावा और कोई नहीं आ सकता था। वो बिना अपने लैपटॉप स्क्रीन से नज़रें हटाए कम इन कहता है और उसकी उम्मीद के मुताबिक आशुतोष अंदर आता है। आशुतोष हर्ष के सामने आकर खड़ा हो जाता है और काफ़ी पोलाइट आवाज़ में कहता है,
सर आपने जो काम कहा था वो हो गया है। मैंने सारे एम्प्लॉइज के बैकग्राउंड्स चेक करवाए हैं, उनमें से किसी का भी कोई कनेक्शन जिंदल फैमिली में से किसी के भी साथ नहीं है। हर्ष इस पर एक नज़र आशुतोष को देखकर ओके कहता है। कुछ देर तक वहाँ एक शांति पसर जाती है। पूरे केबिन में सिर्फ केबिन में मौजूद एसी के चलने की और हर्ष की उंगलियों के लैपटॉप कीबोर्ड पर थिरकने की आवाज़ें गूंज रही थी। जब हर्ष को एहसास होता है कि आशुतोष अभी गया नहीं है तो वो लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम गए नहीं, कुछ काम है क्या? इस पर आशुतोष थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर आप सुबह से काम कर रहे हो, लंच टाइम हो गया है, क्या आपके लिए लंच लगा दूं? इस पर हर्ष फिर से अपना काम करते हुए कहता है, रहने दो, मुझे दोपहर का लंच करने की आदत नहीं है, मेरे लिए बस एक ब्लैक कॉफ़ी। आशुतोष को उसकी बात काफ़ी अजीब लगती है, पर उसे ये भी पता था कि ये बड़े लोग अपन आप को मेंटेन रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर्ष की फिटनेस देखकर तो उसे वैसे भी इस बात यकीन हो गया था कि वो अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी कॉन्सेशंस है। वो वहाँ से हाँ में सर मिलाकर जाने लगता है। तभी हर्ष को जो अपना काम कर रहा था उसे एक ख्याल आता है। वो आशुतोष को रोकते हुए कहता है, आशुतोष। आशुतोष रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर कहता है, जी सर कहिए, कुछ और काम था। हर्ष एक गहरी सांस लेकर आशुतोष को देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में मेरे लिए सारे काम कर सकते हो? आशुतोष उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, जी सर, अर्णव सर ने मुझे आपके सारे कमांड्स मानने और उन पर अमल करने के लिए ही हायर किया है। हर्ष उसकी बात सुनकर अपना सर कुर्सी पर टिका कर कुछ देर तक कुछ सोचने लगता है। आशुतोष उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हर्ष कहता है, पर यह काम थोड़ा अलग है और थोड़ा मुश्किल भी, और सबसे बड़ी बात, इस काम के बारे में तुम मेरे डैड को कुछ नहीं बता सकते। आशुतोष की आंखें उसकी बात सुनकर फैल जाती है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, ऐसा कौन सा काम है सर? हर्ष आशुतोष की आंखें में देखकर बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हें मेरे भाई आकाश जिंदल पर नजर रखनी है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।